वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे लाइव टेस्ट सीरीज, जिसका यहाँ पर भाग नंबर 5 यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। और इसमें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे वो क्वेश्चंस हमारे पशुपालन विज्ञान अर्थात एनिमल हस्बेंड्री के रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर अवश्य कर दे। जितने भी आपके एग्रीकल्चर के ग्रुप्स है, फ्रेंड्स के ग्रुप्स है, उनमें शेयर जरूर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हो पाए और आप अपने आप में लाइव चैट में भी यहाँ पर कमेंट कर पाए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैप्रा हिरकस किस पशु का साइंटिफिक नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको सुपरवाइजर में पूछा गया है, जेट जैसे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा डब्ल्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो नॉर्मल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैप्रा हिरकस नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है, कैप्रा हिरकस। ठीक है, तो इन सभी को तो जानते हो, वैसे इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इमेज आपको दिखा दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कैप्रा हिरकस, जो कि किसका होता है, बिल्कुल बकरी का होता है। नॉर्मली आप सभी जानते होंगे, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट ना करके हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर तो क्या होगा, ए ऑप्शन है। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि अगर पूछ ली जाए भेड़ का नाम क्या होता है, तो ओविस एरिस होता है। क्या होता है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, ओविस एरिस होता है। इसके अलावा गाय याद रखिए मुख्यतः दो होती है, दो प्रकार की होती है, अर्थात एक जो कि भारतीय होती है अर्थात इंडिया में ही जो पाई जाती है उसे हम बोलते हैं भारतीय, या फिर याद रखिएगा कुबड़। कुबड़ वाली गाय भी जिसे हम बोल देते हैं। भारत में जो मुख्यतः गाय पाई जाती है वो उन सभी में क्या होती है, हम्प होती है अर्थात कुबड़ पाई जाती है। लेकिन जो विदेशों में जो गाय पाई जाती है उनमें क्या होती है, कुबड़ नहीं पाई जाती है। जो विदेशों में होती है याद रखिएगा, उनमें क्या होता है, हम्पलेस होती है अर्थात कुबड़ रहित होती है। अब यहाँ पर यही तो क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो नॉर्मल पूछ सकता है कि भारत में पाई जाने वाली गायों में कुबड़ पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है, तब आपको ध्यान रखना है बिल्कुल पाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो भारतीय गाय है इसका नाम क्या होता है, तो बिल्कुल इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि बोस इंडिकस। जो बोस इंडिकस होती है याद रखिएगा ये इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो विदेशों में पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं याद रखिए बोस टोरस के नाम से भी, जिसे हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्लियर हो जाएंगे। चलिए लास्ट है, बहस है। नॉर्मली आप जानते होंगे बोविडी कुल से ही इनका संबंध होता है और बोबिलस बोबिलस इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर होता है, इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। और इनकी इमेजेस आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर। वैसे नॉर्मली आप जानते होंगे, लेकिन एक और बार दोबारा से रिपीट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है वो हमारी क्या है, गोट है, जिसे हम बोल देते हैं याद रखिए कैप्रा हिरकस। मेरे साथ रिपीट कीजिए, कैप्रा हिरकस। ठीक है, सेकंड है भेड़ है अर्थात इसे हम बोलते हैं ओविस एरिस। इसे हम क्या बोलते हैं, ओविस एरिस इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड है। थर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो है हमारी भैंस, सॉरी गाय है यहाँ पर। ठीक है, तो गाय मुख्यतः दो प्रकार की आपको आप अभी बताई थी, एक तो भारतीय होती है, एक होती है विदेशों में। भारतीय नस्ल का क्या नाम होता है, बोस इंडिकस जिसे हम बोलते हैं। और एक सेकंड होती है, वो होती है विदेशों में मुख्यतः पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं बोस टोरस, जिसे हम बोल देते हैं। फोर्थ है, नॉर्मली आप जानते हैं भैंस है हमारी बफेलो है, जिसमें मुख्यतः साइलेंट हीट पाई जाती है और यहाँ पर पानी वाली भैंस देखने को मिलती है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, बोवेलस बोवेलस होता है, बोविडी इनका कुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है वो है, वैसे नॉर्मली आपको कई बार ये सोल्व करवा रखा है कि नवजात बच्चे को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा साथ रखेंगे मतलब सकलिंग, साथ रखेंगे मतलब सकलिंग। लेकिन एक साइंटिफिक तरीका होता है, एक वैज्ञानिक तरीका भी होता है, जिसमें क्या करते हैं, जो बछड़ा होता है उसे बिल्कुल जन्म लेने से तुरंत बाद क्या कर देते हैं, माँ से अलग कर देते हैं। और अलग रखकर ही उसे याद रखिएगा जितना भी पालन पोषण का जो भी होता है वो सब कुछ क्रिया क्या होती है,
माँ से अलग रखकर ही की जाती है। तो इस तरह को बोलते हैं हम विनिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विनिंग इसे हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बिल्कुल क्वेश्चन में ही ना यहाँ पर राइट आंसर छिपा हुआ है। सात मतलब सकलिंग, से आप याद रख सकते हो सकलिंग, सात रखकर पालना सकलिंग कहलाता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सात से सकलिंग यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अभी आपको बताया कि एक वैज्ञानिक तरीका होता है, एक क्या होता है? वैज्ञानिक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मां से अलग रखकर पालते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को बोलते हैं मुख्यतः विनिंग क्रिया। और यहाँ पर एक आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि फ्री मार्टिन होता क्या है और इसका संबंध किससे होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, WFSO एग्जाम्स में जैसे पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है, तो जल्दी से कमेंट करें कि फ्री मार्टिन होता क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमने जान लिया था, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पर आप यहां पर एक देख पा रहे होंगे, ये जो क्रिया होती है आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो भी यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या होती है? फ्री मार्टिन होती है। आई थिंक जिसने यहां पर पढ़ रखा है उनको समझ आ गया होगा कि ये है क्या। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि गाय क्या होती है, कभी कभी ट्विन बच्चों को एक साथ जन्म देती है। मुख्यतः जो ये फ्री मार्टिन की जो समस्या पाई जाती है वो पाई जाती है गाय में। ठीक है, तो क्या होता है, जब गाय ट्विन बच्चों को जन्म देती है तो उनमें से क्या होता है, जो बछड़ा होता है, मान लीजिए ये क्या है, बछड़ा है, और ये क्या है, बछड़ी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब ट्विन बच्चों को जन्म देती है गाय, अर्थात एक माँ ट्विन बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से जो बछड़ा होता है ये तो बिल्कुल सामान्य होता है, या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो तो ये बिल्कुल क्या होता है, फर्टाइल होता है नॉर्मली, अर्थात सामान्य है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बछड़ी होती है उसमें क्या होती है, याद रखिए, ये एफर्टाइल होती है, अर्थात नॉन फर्टाइल होती है। क्या होती है? ये नॉन फर्टाइल होती है। तो इसी जो क्रिया को, बछड़ा तो क्या है, फर्टाइल, अर्थात उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा एक तरीके से क्या होती है, जो बछड़ी होती है वो नॉन फर्टाइल होती है, उत्पादक जिसे आप बोल सकते हो। तो इसी के जो क्रिया होती है, अर्थात इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन कहते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, कि राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो क्लास का स्तर है वो आपकी जेड से लेकर आपकी एफएसओ तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस को रखा गया है, ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आए। बेसिक से हार्ड लेवल तक यहाँ पर हम चलेंगे। ठीक है, तो मेरिनो किसे कहते हैं नॉर्मली है, आपको पता होगा, लेकिन एक के क्वेश्चन के साथ हमें जो यहाँ पर क्लियर करना है वो करना है, हमारा जो मेन टारगेट होता है क्लासेस का वो रहता है, याद रखिए, कम से कम समय में आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाए, ताकि आने वाली एग्जाम्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, तो राजस्थान की मेरिनो चोकला को कहा जाता है, बिल्कुल इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने ये तो जान लिया चोकला किसे कहता है, अर्थात याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन पर भी आपको ध्यान रखना है, पुगल या जिसे हम बोल देते हैं जैसलमेरी। तो इसका एक मुख्य लक्षण होता है, मेन कैरेक्टर यहाँ पर बात करेंगे तो मेन कैरेक्टर होता है, याद रखिए इसका क्या होता है, पुगल या जैसलमेरी का। तो आप सभी को पता है जैसलमेर है, वहां पर क्या होता है, रेगिस्तान है, अर्थात वहां पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो सबसे अधिक होता है। तो इसकी मुख्य विशेषता भी क्या है कि जैसलमेर में पाई जाती है, जिसे हम पुगल भी बोलते हैं, पुगल या जैसलमेरी जिसे हम बोल देते हैं। तो इस नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है कि ये तापमान को सहनशील है, अर्थात तापमान को सहन कर सकती है। मुख्य विशेषता यही तो है इसकी, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जैसलमेर, अर्थात सबसे अधिक तापमान सहनशील, सबसे अधिक क्या है, तापमान सहनशील नस्ल है। कौन सी? पुगल जिसे हम बोल देते हैं जैसलमेरी जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, क्या है ये? सबसे अधिक
तापमान सहनशील नस्ल है। ओके, क्लियर। चलिए, एक मुख्यतः यहाँ पर नाली, याद रखिएगा इसके मुख्य विशेषता है, या फिर आप बोल सकते हो कि नाली को क्या बोलते हैं, याद रखिए इसे हम किसान भेड़ के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? किसान भेड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किसान भेड़ किसे कहा जाता है, तो नाली जो भेड़ की नस्ल है उसी को बोला जाता है। इसके अलावा मारवाड़ी जो नस्ल है इसके मुख्य विशेषता क्या है कि इसकी जो ऊन होती है, मारवाड़ी नस्ल की जो ऊन होती है, इसे जापान में क्या कहा जाता है? जोरिया के नाम से जाना जाता है। इसे जापान में किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, जोरिया के नाम से भी जाना जाता है। जोरिया क्या है? एक प्रकार की ऊन है, अर्थात मारवाड़ी नस्ल से जो ऊन प्राप्त होती है उसी को ही जोरिया के नाम से जाना जाता है। कहां पर? जापान में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चारों ही बेसिक क्वेश्चन है, अर्थात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ही आपको पता होने चाहिए। अब चोकला कैसी दिखती है, अर्थात मेरिनो हमारी कौन कैसी दिखती है, वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि जो चोकला नस्ल है वो किस प्रकार की यहाँ पर दिखती है। ठीक है, इसकी जो ऊन होती है वो काफी फाइनेस्ट होती है और इसकी ऊन के लिए ही इसे पाला जाता है। और जो इसे मेरिनो बोला जाता है वो भी इसकी जो ऊन की क्वालिटी है उसी की बेसिस पे इसे राजस्थान की मेरिनो भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि पशु ब्याने से 60 दिन पहले दूध निकालना बंद कर देना क्या कहलाता है? पशु ब्याने से 60 दिन पहले जो हम दूध निकालना बंद कर देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो आई थिंक इसको हमने कल वाली क्लास उसमें क्लियर कर लिया था। तो अगर आपने कल की क्लास देखी है तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर जवाब आप दे सकते हो। सुखाना, डाउन कवर, स्टीमिंग अप या फिर कास्टिंग, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो नॉर्मल बेसिस पे यहाँ पर बात करेंगे, 60 दिन पहले जो दूध निकालना बंद कर देते हैं इसे हम बोलते हैं ड्राई पीरियड। क्या बोलते हैं इसे हम? ड्राई पीरियड इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, याद रहेगा, अर्थात इसे सुखाना क्या बोल देते हैं हम? इसे सुखाना बोल देते हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, डाउन कवर क्या है? वह स्टेज जब वो, याद रखिएगा, लगभग 15 से दिन पहले, अर्थात जो पशु ब्याने वाला है उससे 15 दिन का जो समय होता है उसी को हम बोल देते हैं डाउन कवर। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है कास्टिंग। कास्टिंग में क्या करते हैं? याद रखिएगा, मान लीजिए पशुओं को किसी भी प्रकार की जो औषधियां देनी है तो उसके लिए क्या करते हैं? पशुओं को हम गिरा देते हैं, रस्सी वगैरह से बांध कर क्या करते हैं? पशु को गिरा देते हैं। तो ये जो पशुओं का गिराना ही क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा गया है और चारों ही ऑप्शन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चारों की यहाँ पर संस्थाएं आपको बतानी है कौन कौन सी कहां पर स्थित है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्लियर यहाँ पर हम जल्दी से यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान तो कहां पर स्थित है? याद रखिए, मखदूम फर्राय अर्थात मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? मखदूम फर्राय या फिर मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका तो बिल्कुल राइट आंसर तो क्या है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए CSWRI, CSWRI अर्थात केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? अभिकानगर टोंक में स्थित है, जिसकी स्थापना यहाँ पर 1962 में यहाँ पर की गई थी। जिसकी स्थापना 1962 में अभिकानगर टोंक में यहाँ पर की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं जोहड़बीड़ में क्या है, अर्थात जोहड़बीड़ बीकानेर में क्या स्थित है। ठीक है, तो जोहड़बीड़ है। अब यहाँ पर जीके वाला टॉपिक मत लाना, ठीक है, अभी कोई भी चेंजेस आपका नहीं हुआ है। जैसे ही आपके करंट डाटा चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एग्जाम्स है उनकी जो यहाँ पर डेट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपके नई जीके आएगी या फिर नहीं आएगी। नई जीके का मतलब है आपके जो यहाँ पर 50 जिले कर दिए गए हैं उन्हीं बेसिस पर यहाँ पर बात करेंगे कि जोहड़बीड़ कौन से जिले में आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नया डाटा नहीं आया है। जब भी नया डाटा आएगा आपको बता दिया जाएगा। तब तक हम यहीं पढ़ेंगे कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जोहड़बीड़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? जोहड़बीड़ में स्थित है। इसके अलावा
फोर्थ ऑप्शन है हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा में क्या स्थित है याद रखिएगा, यहां पर क्या है ऊंट अनुसंधान संस्थान है, और यहां पर क्या है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। यहां पर क्या है हिसार हरियाणा में केंद्रीय राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। केंद्रीय नहीं है बल्कि राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। क्लियर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारों ही काफी इंपॉर्टेंट है, चारों ही आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि भैंस का प्रथम क्लोन कौन सा है। ठीक है, क्लोन एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉपी, एक से दूसरी कॉपी करना ही क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि भैंस का प्रथम क्लोन क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा भेड़ का क्लोन कौन सा है, डोली है, नॉर्मल है, सभी जानते हैं यहाँ पर। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि जो भैंस का प्रथम क्लोन है वो कौन सा है। डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, गरिमा सेकंड। सबसे पहले याद रखिएगा गरिमा क्या है, भैंस का प्रथम क्लोन है, जिसकी जो डेथ है वो मात्र 3 दिनों में हो गई थी। लेकिन गरिमा सेकंड है, वो यहाँ पर सक्सेसफुल साबित हुई थी, जिसमें गरिमा से जो बच्चा जन्म हुआ था उसे हम बोलते हैं महिमा। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रथम क्लोन था वो तो क्या है, गरिमा है, लेकिन गरिमा सेकंड यहाँ पर डेवलप की गई थी, क्योंकि गरिमा फर्स्ट है मात्र 3 दिनों की अवधि में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन गरिमा सेकंड यहाँ पर सक्सेसफुल हुई, और उससे जो जन्म लिया उसे हम बोलते हैं महिमा, अर्थात वो भी क्या है, एक तरीके से क्लोन ही है, महिमा। ठीक है, यहाँ पर आप गरिमा सेकंड का जो भी यहाँ पर है डायग्राम देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम क्लोन कौन सा है भैंस का, तो वो बिल्कुल गरिमा है। इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन जो अगर आपको पूछ लिया जाए कि गाय का प्रथम क्लोन कौन सा है, तो गाय का जो फर्स्ट क्लोन है उसे हम बोलते हैं गंगा। गाय का फर्स्ट क्लोन कौन सा है, गंगा है। भेड़ का कौन सा है, भेड़ का कौन सा है, डोली है, सभी जानते हैं। मोली किसका है, याद रखिएगा, एक नया है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मोली है ये किसका होता है, ये होता है बकरी का होता है। बकरी का फर्स्ट क्लोन कौन सा है, याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं मोली। और जो सोली है ये क्या है, कुत्ते का फर्स्ट क्लोन है। किसका है ये, डॉग अर्थात कुत्ते का फर्स्ट क्लोन है। ध्यान रखेंगे, पांचों इंपॉर्टेंट है। वैसे कुत्ते का आपके नहीं आता है, बाकी चारों आपके इंपॉर्टेंट है। कि भैंस का प्रथम क्लोन कौन सा है, गरिमा है। गंगा किसका है, गाय का फर्स्ट क्लोन है। भेड़ का कौन सा है, डोली है। और बकरी का फर्स्ट क्लोन है, वो कौन सा होता है, मोली होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको सुपरवाइजर एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो एग्जाम हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कोबड़ वाला ऊंट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो एक कोबड़ वाला, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि एक कोबड़ वाला है कौन सा। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं, दोनों ही साइंटिफिक नेम बिल्कुल राइट है, लेकिन एक में पाई जाती है एक कोबड़, एक में पाई जाती है दो कोबड़। दो कोबड़ वाला मुख्यतः लद्दाख साइड पाई जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखने को सामान्य देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कोबड़ वाला कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक शॉर्ट आप ठीक है ट्रिक मान सकते हो। ये बताइए जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कोई डिजीज फैलाते हैं, तो बैक्टीरियाओं की संख्या तो कोई कम नहीं होती है, बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कोई कम देखने को थोड़ी मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉमन कोई डिजीज को क्रिएट तो नहीं कर पाता, बहुत सारी यहाँ पर बैक्टीरिया मिलकर क्या होते हैं, डिजीज को जनरेट करता है या फिर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया बैक्टीरिया एक नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे से यहाँ पर मतलब है दो। ठीक है, बहुत सारे से मतलब है यहाँ पर दो। बाकी एक अगर आपको ध्यान है बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, तो सेकंड तो ऑलमोस्ट आपका हो गया, उसको याद करने की भी जरूरत है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया एक कुबड़ वाला, तो एक कुबड़ वाला यहाँ पर ड्रोमेडेरियम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया एक नहीं होता, बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं। तो बैक्टीरिया यहाँ पर एक नहीं होता तो बहुत सारे हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये होता है एक कुबड़ वाला, ये होता है दो कुबड़ वाला।
ठीक है। इसके अलावा अभी जैसे कि हम आपको बताया गया था इसमें कि बोस इंडिकस होता है वो भारतीय गाय का नाम है। किसका है? जो भारतीय गाय है उसका नाम है बोस टॉरस है, वो किसका नाम है? वो है विदेशी गाय का है, विदेशी गाय का है। और बोस अर्नी क्या है यहां पर बताइए। चलिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। एक बेसिक जीके में आप याद रख सकते हैं कि बोस बोस अर्नी है क्या। तो बोस अर्नी याद रखिए भैंस का पूर्वज है। याद रखना, गाय का पूर्वज नहीं है बल्कि किसका है? भैंस का पूर्वज है। भैंस का पूर्वज बोस अर्नी कहलाता है। राइट आंसर क्या है इसका? ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्लियर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जिसमें आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन सा रोग गोट टिश्यू वैक्सीन लगाई जाती है, अर्थात किस रोग में जीटीवी वैक्सीन है उसे यूज किया जाता है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट लिए हुए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है गोट टिश्यू वैक्सीन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप नोट डाउन जरूर कर ले इसको और स्टार जरूर लगा ले। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये रहने वाला है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, खुरपक्का, मुंह पक्का, पशु प्लेग जिसे हम बोल देते हैं, रिंडर पेस्ट भी जिसे हम बोल देते हैं इंग्लिश में रिंडर पेस्ट, इसे हम बोलते हैं एफएमडी। एफएमडी रोग इसे हम बोलते हैं। थनैला रोग है जिसे गारगेट रोग, गारगेट रोग, या फिर अयन का शीत जिसे हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? अयन का शीत भी इसे हम बोल देते हैं। अयन का शीत जिसे हम बोल देते हैं। और लंगड़ी बुखार है, नॉर्मल है, आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जीटीवी वैक्सीन है वो याद रखिएगा मुख्यतः पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट जो रोग होता है इसमें लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर तो क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका? जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अर्थात पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट में जो वैक्सीन लगाई जाती है ट्रीटमेंट के लिए वो कौन सी लगाई जाती है? गोट टिश्यू वैक्सीन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मली आपको पूछा जाता है कि जो एफएमडी रोग होता है, फूड एंड माउथ डिजीज जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? इसका संचार कौन करता है? एक वायरस करता है। क्या है? खुरपक्का, मुंहपक्का एक वायरस जनित रोग है। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट रोग कौन सा है, तो ये भी क्या है? एक वायरस जनित रोग ही है। छन्ने योग्य वायरस के द्वारा रिंडरपेस्ट रोग होता है। ठीक है, थनैला रोग है, आपको पता होना चाहिए। थनैला रोग है मुख्यतः दुधारू पशुओं में ये देखने को मिलता है। और ये भी एक याद रखिएगा बैक्टीरिया जनित रोग है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और एकमात्र याद रखिएगा इसका जो उपचार है, सॉरी, ये केवल मादा पशुओं में होता है, क्योंकि आपको पता है दूध केवल मादा देती है, अर्थात मादा पशुओं में ये रोग देखने को मिलता है ज्यादातर। ठीक है, इसके अलावा लंगड़ी बुखार है, इसको हम चुरचुर रोग भी बोल देते हैं। क्यों? इसे हम चुरचुरिया रोग भी जिसे हम बोल देते हैं। लंगड़ी बुखार या चुरचुरिया रोग जिसे हम बोल देते हैं। चुरचुरिया नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इससे जो संक्रमित जो पार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पैर है, ठीक है, पशु का जो पैर है, अगर वहां पर स्पॉट बना हुआ है, अगर उसे हम दबाएंगे अर्थात प्रेस करेंगे तो उससे जो आवाज आएगी वो चुरचुर के आएगी। कौन सी आवाज आती है? चुरचुर जैसी आवाज आती है। और इस चुरचुर जैसी आवाज करने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? चुरचुरिया रोग भी इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि नियंत्रित गर्मी अर्थात कंट्रोलिंग हीट किस पशु में पाई जाती है। एक होता है साइलेंट हीट, एक होता है कंट्रोलिंग हीट, या फिर जिसे आप बोल सकते हो मौसम के अकॉर्डिंग हीट। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक आपने ये पहली बार सुना होगा कि कंट्रोलिंग हीट है ये किस पशु में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भेड़ में। किस में पाई जाती है ये? बिल्कुल भेड़ में पाई जाती है। अगर बात करते हैं यहाँ पर भैंस की, तो भैंस में क्या होता है? इसमें तो साइलेंट हीट पाई जाती है। इसमें कौन सी पाई जाती है? साइलेंट हीट पाई जाती है।
और मौसम के अकॉर्डिंग जो हीट होती है वो भी किस में होती है, बेड में ही होती है। बेड में कोई याद रखिएगा परजीवियों का म्यूजियम बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है वो बनते हैं वो आपको सोल्व करवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको नोट डाउन जरूर कर ले ताकि आपको दोबारा भूलने वाली समस्या नहीं आए। ठीक है, परजीवियों वाला म्यूजियम भी किसे कहते हैं, बेड को कहा जाता है। और इसके साथ साथ याद रखें जो डॉकिंग की मुख्यतः क्रिया की जाती है, डॉकिंग की जो क्रिया की जाती है वो भी मुख्यतः भेड़ में ही की जाती है। डॉकिंग मतलब पूंछ काटना। ठीक है, डॉकिंग की क्रिया है वो मुख्यतः याद रखिए भेड़ में ही की जाती है। परजीवियों का म्यूजियम है वो भी भेड़ को ही बोला जाता है। मौसम के अकॉर्डिंग जो हीट पाई जाती है वो भी भेड़ में पाई जाती है। और इसके अलावा कंट्रोलिंग हीट है वो भी भेड़ में ही पाई जाती है। और भेड़ का यहाँ पर नाम होता है, साइंटिफिक नेम वो होता है ओविस एरिस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि नर ऊंट में प्रजनन की उपयुक्त आयु क्या होती है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर चल रहे हैं स्लाइड पर, तो बिल्कुल देखकर आप बताना है आपको। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं कि ऊंट में याद रखिएगा नर पशु और मादा पशु इन दोनों में डिफरेंस होता है। एक मैच्योरिटी आप स्टेज बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो प्यूबरिटी जो स्टेज आती है, इसमें याद रखिए मादा और पशु दोनों के में उम्र में अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नर ऊंट में यहाँ पर प्रजनन है वो उपयुक्त आयु क्या होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पूछ लेता कि मादा ऊंट है इसमें प्रजनन की उम्र क्या होती है, तो क्या सही यहाँ पर आंसर होता, नहीं होता है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए आप बताना है आपको पहले कि नर ऊंट में प्रजनन की अवधि है वो उपयुक्त अवधि है वो कौन सी मानी गई है। तो याद रखिए अगर नर की बात करेंगे तो नर में यहाँ पर 4 से 5 वर्ष में देखने को मिलती है। ठीक है, नर में अगर बात की जाए तो ये जो इसमें मेच्योरिटी आती है अर्थात प्यूबर्टी आती है ये तो आती है याद रखिएगा 4 से 5 वर्ष में। लेकिन अगर बात करें मादा की तो मादा के लिए यहाँ पर उपयुक्त जो उम्र मानी गई है वो यहाँ पर 3 से 4 वर्ष मानी गई है। क्लियर क्वेश्चन। ऊंट से संबंधित आपको पता होना चाहिए, अभी हमने बात की थी एक कुबड़ वाला क्या था, कैमलस ड्रोमेडेरियस था, और 2 कुबड़ वाले बैक्टीरिया थे अर्थात बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं अर्थात कैमलस बैक्टीरियस यहाँ पर नाम था। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसके दूध में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। ऊँटने के दूध में क्या होता है, विटामिन सी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन सी यहाँ पर देखने को मिलता है। जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर इनका दूध है वो अच्छा माना गया है। जो मधुमेह रोग है अर्थात डायबिटीज वाले पेशेंट है उनके लिए भी ऊँटनी का दूध काफी अच्छा माना गया है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे आपको पसंद आए होंगे। और आज की क्लास आपको कैसे लगी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कर दे। और इसके अलावा यहाँ पर जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से यहाँ पर तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।